Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is transcription. Lippincott Biochemistry chapter number 31 edition 8. ट्रांसक्रिप्शन. व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम डीएनए के स्ट्रैंड को यूज़ करते हैं एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। फिर हम इस आरएनए को यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। किस तरह यूज़ करते हैं, ये सारा प्रोसेस किस तरह होता है, वो मैं आपको अभी इस नोट्स के थ्रू समझाऊंगा। ठीक हो गया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरएनए का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। हम इसको कंपैरेटिवली पढ़ेंगे एज डीएनए के साथ और आरएनए के साथ क्या क्या डिफरेंस होता है। अच्छा जी, जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है डबल स्टैंडर्ड। ये एक स्ट्रैंड, ये इसके एंटी पैरेलल दूसरा स्ट्रैंड। फर्स्ट स्ट्रैंड जो होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, सेकंड जो होता है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम। लेकिन जो हमारा आरएनए का स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड। ये होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड। ठीक हो गया। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, सभी को पता है। अगली बात ये है कि ये वाला सिंगल स्टैंड जो है ये बना किस तरह से। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट जो होते हैं ना, वो मिले होते हैं 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की तरफ बाय द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। ठीक हो गया। ये सारे मिलकर क्या बनाएंगे, आरएनए का स्ट्रक्चर बना देंगे। अब आरएनए के अंदर शुगर कौन सी होती है, राइबोज शुगर होती है, जबकि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर। आरएनए के अंदर जो डीएनए के अंदर होती है थायामीन, उसकी जगह पर आरएनए के अंदर क्या होती है, यूरासिल। ठीक हो गया। अब इनके स्ट्रक्चर वगैरह भी मैं अभी आपको बताऊंगा बाद में। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आरएनए की टाइप्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ आरएनए में आ जाती है राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और मैसेंजर आरएनए। ये होगी मेन टाइप्स। राइबोसोमल आरएनए क्या काम करते हैं, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। कहाँ पे करते हैं, राइबोसोम्स के ऊपर करते हैं। ठीक हो गया। हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्रीज़ हैं। ठीक हो गया। वहाँ पे अमल कौन सी चीज़ करवाती है, राइबोसोमल आरएनए करवाती है। उसके बाद आता है ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए का काम क्या है कि जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन कोटेड है ना, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए वो साइटोसोल से अमाइनो एसिड को लेकर आएगा। कहाँ पे लेकर आएगा, राइबोसोमल आरएनए के ऊपर, ताकि वो उनको एक असेंबली कर दें और एक प्रोटीन बना दें। जाहिर सी बात है, प्रोटीन किससे मिलकर बनती है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। वो वाले अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र कौन सी चीज़ करवाएगी, ट्रांसफ़र आरएनए करवाएगी। ठीक हो गया। ये तो उसके थी सिंपल बातें। अगला कॉन्सेप्ट जो है वो है पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक का। पॉलीसिस्टोनिक ये होता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर द मल्टीपल जीन्स होती हैं। ठीक हो गया। और उसका क्या प्रोसेस है, ये हमने पढ़ा है। डीएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसी और प्रोटीन के लिए होगी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसी और प्रोटीन के लिए होगी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसी और प्रोटीन के लिए होगी। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि क्या है, ये पॉलीसिस्टोनिक। लेकिन ऑन द अदर हैंड मोनोसिस्टोनिक भी होते हैं, जो कि यूकेरियोट्स होते हैं। मोनोसिस्टोनिक का काम क्या है, मोनोसिस्टोनिक में ये होता है कि एक जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर द वन जीन, मतलब एक जीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन होगी कि वो एक ही तरह की प्रोटीन बनाएगी। इस चीज़ को आपने समझ लेना है। मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक, ये एमसीक्यू जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा जी, अगला क्या है, यूकेरियोटिक आरएनए। जो यूकेरियोटिक एमआरएनए है ना, उसके अंदर क्या होता है कि 5 प्राइम एंड होता है, एक 3 प्राइम एंड होता है। जो 3 प्राइम एंड होता है ना, उसके अंदर पॉली ए टेल्स, मतलब कि ना ये जो उसका 3 प्राइम एंड होगा ना, इसके अंदर ए इस तरह ना काफ़ी सारे ए लगे होते हैं। ये इस चीज़ को डिनोट करते हैं कि ये आरएनए का 3 प्राइम एंड है। जो 5 प्राइम एंड होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, मिथाइलेटेड गुआनोसिन लगा होता है। राइटिंग को छोड़ें। अच्छा जी, मिथाइलेटेड 7 मिथाइल गुआनोसिन लगा होता है, जो कि कैप के तौर पर यूज़ होता है। और ये जो पॉली ए टेल मैंने बताई, ये एक टेल के तौर पर काम करती है। ये किस तरह काम करती है, अभी मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। फिलहाल के लिए आप इतना पढ़ें। अच्छा जी, अगला क्या है, अगला है कि स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, कभी कभार ये आ जाता है बोर्ड के अंदर के बताएं कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए के स्ट्रक्चर को हम क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। एमसीक्यूज़ पॉइंट है ये। इसके अंदर क्या चीज़ होती है, 5 प्राइम एंड से इस तरह स्ट्रक्चर घूमेगा, एक लूप बनाएगा, डी लूप। उसके बाद इधर आएगा,
नीचे को आएगा, फिर क्या बनाएगा यहाँ पे एंटी कोडोन लूप। एंटी कोडोन लूप जो होती है ना, इसके अंदर जो अपना लगी मतलब कि इसके अंदर एक ऐसा मतलब कि वो होते हैं ना कोडोन लगे होते हैं एंटी कोडोन के ऊपर, जो कि मैसेंजर आरएनए के तौर पर जो मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन होती है ना उसको यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको यूज़ करते हैं। वो कोडोन होता है, ये उसका एंटी कोडोन होता है। मतलब कि हर मैसेंजर ट्रांसफ़र आरएनए का स्पेसिफिक कोडोन होता है, वो उसी के साथ जाके लगेगा और उसी के मुताबिक यहाँ पे अमाइनो एसिड लगा के लेकर आएगा। ये किस तरह करेगा ये अभी आपको प्रोसेस समझा देता हूँ मैं। ये कॉन्सेप्ट ले लें आप, सेंस क्या होता है, एंटी सेंस क्या होता है। ठीक हो गया। हमने पढ़ा है कि डीएनए का डबल स्टैंड स्ट्रक्चर होता है, जिसका एक वाला स्टैंड जो होता है उसको हम कहते हैं सेंस, जो उसको अपोजिट स्टैंड होता है पैरेलल एंटी पैरेलल उसको हम कहते हैं एंटी सेंस। उसको हम टेम्पलेट भी कहते हैं। हमने पहली लाइन में पढ़ा था कि टेम्पलेट को यूज़ करते हुए, डीएनए के टेम्पलेट को यूज़ करते हुए हमने आरएनए को बनाना है, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा जी, पहला स्टैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड तक, इसको सेंस कहते हैं। इसका एंटी पैरेलल जो 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड तक होता है हम कहते हैं एंटी सेंस। ठीक होगा, जो उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। लेकिन हम जब उससे एमआरएनए बनाते हैं तो वो उसको हम कहते हैं कोडोन। कोडोन जो होता है वो एंटी सेंस के बिल्ड होता है, लेकिन वो सेंस के साथ मिलता क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि सेंस में थायामीन है लेकिन इसमें यूरासेल है। ये डिफरेंस होता है इसके अंदर। लेकिन होता ये भी सेंस की तरह के, लेकिन इसमें यूरासेल आ जाता है जो कि इसकी निशानी है। उसके बाद हम ये वाला कोडोन यूज़ करता है हमारा ट्रांसफ़र आरएनए का। जो नीचे वाला लूप था ना, जो मैंने नीचे एक लूप बनाया था, मैंने कहा था कि ये है अपना एंटी कोडोन लूप। ठीक हो गया। एंटी कोडोन लूप ने इस कोडोन को सेंस करना है, इसके अकॉर्डिंग उसको उस एमआरएनए को वो कैप्ट करेगा। कैप्ट करने के बाद उसके अकॉर्डिंग वो साइटोसोल से जो अपने वो लेकर आएगा अमाइनो एसिड, फिर उनकी असेंबली करवाएगा। असेंबली करवाने से प्रोटीन बन जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक हो गया। ये वाला कॉन्सेप्ट इंतहाई हाई यील्ड कॉन्सेप्ट है, इसको आपने लेकर चलना है तो आपका ये वाले जो जेनेटिक्स के 2-3 चैप्टर है ना, इंशाल्लाह बहुत इजी हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर पूछते हैं सेंस क्या होता है, एंटी सेंस क्या होता है, ये वाइवा क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चों को पता नहीं होता कि ये होता क्या है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मेन प्रोसेस हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक जीन ट्रांसक्रिप्शन का। प्रोकैरियोटिक जीन ट्रांसक्रिप्शन किस तरह होती है? प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो कौन सी चीज़ करवाती है? डीएनए पॉलीमरेजेस। आरएनए की सिंथेसिस कौन सी चीज़ करवाएंगी? आरएनए पॉलीमरेजेस। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस आरएनए पॉलीमरेजेस। कभी भी गलती से यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज नहीं लिखते ना, ये गलत हो जाएगा आपका। अच्छा, प्रोकैरियोट्स में और जो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन है वो थोड़ी सी अलग अलग है, वो मैं आपको अलग अलग बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की। ये मल्टी सब यूनिट स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर 2 यूनिट्स होते हैं, होलो एंजाइम और कोर एंजाइम। ठीक हो गया। होलो एंजाइम के अंदर जो ये सिग्मा फैक्टर होता है, ये क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है प्रमोटर रीजन को। मतलब कि ये डीएनए है ना, ठीक हो गया, इसके अंदर जहाँ पे जाके आरएनए की सिंथेसिस, मतलब कि इतने हिस्से की फॉर एग्जांपल आरएनए की सिंथेसिस करवानी है, तो ये क्या करेगा? इस प्रमोटर रीजन को जाके रिकॉग्नाइज करेगा और यहाँ पे लगेगा और इसको कोड करेगा। ठीक हो गया। ये किसका काम है? सिग्मा फैक्टर का। उसके बाद नीचे अल्फ़ा फैक्टर्स होते हैं 2, एक बीटा और एक बीटा प्राइम, और एक आ जाता है अपना ओमेगा। ठीक हो गया, ओमेगा फैक्टर। अब जो अल्फ़ा दोनों हैं और जो ये वाला ओमेगा फैक्टर है ना, ये तीनों मिलकर क्या करेंगे? एंजाइम की असेंबली करेंगे। मतलब कि जो जो एंजाइम यूज़ हो रहे हैं ना उनको असेंबल करके रखेंगे ये। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो बीटा प्राइम है ये एज अ टेम्पलेट बाइंडिंग यूज़ होगा, मतलब कि टेम्पलेट को बाइंड करवा के रखेगा। और ये जो बीटा सिंपल बीटा है ना, ये क्या करेगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड पॉलीमरेज एक्टिविटी करेगा। ये आप चैप्टर नंबर 30 में पढ़ चुके हैं कि 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड तक ये जो उसके मोनोमर्स होते हैं उसको लगाता जाएगा ताकि एक चेन बन जाए। ठीक हो गया। अब जो डीएनए टेम्पलेट्स हैं वो एंटी सेंस के तौर पर काम करते हैं और जो कोडिंग है वो सेंस के तौर पर काम करते हैं। ये वाला मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट देता हूँ कि ये किस तरह काम करते हैं। अच्छा, ये देख लिया आपने किस तरह काम करते हैं, समझ आ गई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक आरएनए सिंथेसिस।
ठीक हो गया। इसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं, एक होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है इलोंगेशन, तीसरा होता है अपना टर्मिनेशन, ठीक हो गया। अब इनिशिएशन किस तरह होती है? इनिशिएशन इस तरह होती है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक है होलो एंजाइम, एक है कोर एंजाइम। जो होलो एंजाइम है ना, वो जाके बाइंड करेगा एट द प्रोमोटर रीजन, कि जहाँ से उसने स्टार्ट होनी वहाँ पे स्टार्ट लगेगा जाके। प्रोमोटर रीजन क्या है? अब एग्जांपल ले लें, यहाँ से आपने समझना है। ये है डीएनए का स्ट्रक्चर, डबल स्टैंडर्ड खोल के रखा हुआ है मैंने, ठीक हो गया। यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है इस पॉइंट से, ठीक हो गया। इसको मैंने नाम दे दिया +1 का। ये सारा डाउन स्ट्रीम है, इस साइड पे जो होगा उसे हम कहेंगे अप स्ट्रीम, ठीक हो गया। ये बात समझनी है आपने। सबसे पहले जो अपना होलो एंजाइम है वो आके लगेगा डाउन स्ट्रीम पर -35 सीक्वेंस के ऊपर जाके लगेगा, ठीक हो गया। -35 सीक्वेंस के ऊपर क्या चीज़ लगी होगी? TTGACA, TT गाका, ठीक हो गया। ये वाला सीक्वेंस होगा -35 के ऊपर, कहाँ पे होगा? अप स्ट्रीम पे होगा, ठीक हो गया। वहाँ पे जाके लगेगा। वहाँ पे लगने के बाद क्या करेगा? उसके बाद ये इस साइड को आएगा, अप स्ट्रीम की तरफ आएगा। वहाँ पे एक प्रिब्नोबॉक्स सीक्वेंस होता है जिसे हम कहते हैं TAT, जो कि -10 अप स्ट्रीम लेवल पे होगा, ठीक हो गया। इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले यहाँ पे लगेगा ना, लगने के बाद वो इस तरफ मूव करेगा, ठीक हो गया। इस पे लगने का मतलब ये होता है कि 35 सीक्वेंस आगे की तरफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी। अब जब वो प्रिब्नो बॉक्स पे आ जाएगा, यानी कि -10 पे आ जाएगा ना, यहाँ पे डीएनए अनवाइंड होना शुरू हो जाएगा। पहले डीएनए क्या था? इस तरह था, ठीक हो गया, डबल स्टैंड की तरफ। लेकिन जैसे ही वो अपना ये वाला सीक्वेंस आ जाएगा ना, प्रिब्नो बॉक्स वाला, तो फिर क्या होगा? ये इस तरह खुलना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह डीएनए पहले इस तरह था ना, ठीक हो गया। इस तरह ये खुलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जिस तरह हमने रेप्लिकेशन के प्रोसेस में पढ़ा है कि ये क्या होगा? अनवाइंड होगा, हेलिकेज एंजाइम, ये वो सारी एक्टिविटी होंगी ना, वो वाली जो हमने पढ़ी थी, वो कहाँ पे होगा? जब यहाँ पे पहुँचेगा। अब क्या होगा? इसके हमने 2 सीक्वेंस पढ़े, -35 जो कि इनिशियल पॉइंट होता है फॉर द कॉन्टैक्ट फॉर द होलो एंजाइम सिग्मा सब यूनिट। सिग्मा सब यूनिट कौन सा होता है? जो हमने पिछली डायग्राम में पढ़ा था, ये जो ऊपर वाला सिग्मा इस तरह होता है, फिर यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा, बीटा बीटा, यहाँ पे क्या था? ओमेगा, ठीक हो गया। ये जो ऊपर वाला था ना सिग्मा, इसने प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करना होता है, ठीक हो गया। इस प्रमोटर के लगने का जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है -35, ठीक हो गया। उसके बाद वो किधर जाएगा? -10 के ऊपर। -10 के ऊपर जाके प्रिब्नो बॉक्स पे पहुंच जाएगा। प्रिब्नो बॉक्स के ऊपर वो क्या करेगा? अनवाइंडिंग करवाएगा ऑफ द डीएनए डबल स्टैंड, ठीक हो गया। यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाएगा और फिर ट्रांसक्रिप्शन होगी इसकी। अच्छा जी, अब ये इनिशिएशन तो हो गई। इनिशिएशन के बाद नेक्स्ट हमने स्टेप क्या पढ़ा था? इलोंगेशन। इलोंगेशन किस तरह होती है? इलोंगेशन में ये होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं ना, वो सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ आरएनए, मतलब छोटे छोटे आरएनए के सेगमेंट्स बनेंगे, जिसके अंदर 3-4 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, 5 हो जाएंगे, तो वो क्या होते जाएंगे? डिस्कार्डेड होते जाएंगे। जिस तरह हम इसकी इस तरह एग्जांपल ले लें कि जिस तरह हम मतलब कि गर्मियों में आम खाते हैं, मैंगोज, ठीक हो गया। वो कई लोग होते हैं उसको वो चूस कर खाते हैं ना, तो क्या करते हैं कि जो पहले 3-4 उसके होते हैं कतरे, वो गिरा देते हैं, ठीक हो गया। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे है कि आरएनए के जो छोटे छोटे पीसीस बनते हैं ना, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको हम यूज़ नहीं करते। उसके बाद क्या होता है? इस तरह डिस्कार्ड करते 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 आखिरकार क्या होता है कि 10 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस बन जाता है। जब 10 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बनेगा ना, तो वहाँ से हम मेन आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। जो उसका जो हमने सिग्मा फैक्टर पढ़ा था वो रिलीज़ हो जाएगा। फिर क्या होगा? जो कोर एंजाइम था, ठीक हो गया, कोर एंजाइम नीचे वाला था ना, कोर एंजाइम जो है वो प्रोमोटर रीजन को छोड़ देगा। प्रोमोटर रीजन कौन सा है? कि ये जो हमने पढ़े थे, इनको छोड़ देगा। छोड़ने के बाद यहाँ से सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। प्रोमोटर रीजन को छोड़ देगा, स्लाइड ओवर करेगा एज अ टेम्पलेट एंड स्लाइडिंग क्लैम्प के तौर पर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर था ना, इसके ऊपर वो एक क्लैम्प के तौर पर इस तरह लग जाएगा, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से यहाँ तक करवानी है आरएनए की सिंथेसिस, वो क्लैम्प के तौर पर यहाँ पर लग जाएगा, फिर वो इस तरह मूव करेगा इसके ऊपर, इस तरह ऊपर ऊपर, ठीक हो गया।
इसको कहते हैं स्लाइडिंग क्लैंप के तौर पर उसके ऊपर मूव किया। तो इस मूवमेंट के दौरान वो क्या करेगा, वो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करेगा और आरएनए की सिंथेसिस करवाता जाएगा। मतलब कि ये जो आरएनए की सिंथेसिस करवा रहा है ना, यहाँ पे एक ये लगा देगा, यानी कि क्या नाम इसका, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एक लगा देगा। उसके बाद अगला न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आएगा, उसको लगा देगा, फिर अगले को लगा देगा। लगाएगा किसके, वो एक को लगाएगा ना, उसके साथ रिलीज़ किसको करेगा, पायरोफॉस्फेट को। पायरोफॉस्फेट को ये रिलीज़ करता जाएगा साथ साथ। ये एमसीक्यूज पॉइंट है। पायरोफॉस्फेट, एक न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट लगने से कौन सी चीज़ रिलीज़ होती है, पायरोफॉस्फेट। अच्छा जी, ये रिलीज़ करता जाएगा और चलते 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 एक चेन बन जाएगी राइबोसोम, मतलब कि जो आरएनए की ना एक चेन बन जाएगी। ठीक हो गया। ये चेन रीड किधर से करवाएंगे हम, 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ ये सारी स्लाइडिंग क्लैंप चलेगी और आरएनए स्ट्रक्चर बनेगा किस तरह, 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड की तरफ। ठीक हो गया। इसको बनाने के लिए हमें किसी भी प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती, जबकि जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जो अपना रेप्लिकेशन का प्रोसेस है उसके अंदर हम प्राइमर यूज़ करते हैं। आरएनए का स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, जिसको हम एज अ स्टार्टर यूज़ करते हैं फॉर द रेप्लिकेशन प्रोसेस। अब जी अगली बात क्या करेंगे, हम करेंगे कि डू नॉट हैव 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये भी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी हुई है कि रेप्लिकेशन के प्रोसेस के ऊपर हम 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करवाते हैं पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज 1 की। याद है ना आप लोगों को, डीएनए पॉलीमरेज 1 की हम 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी पढ़ी थी। उसका काम क्या था कि वो प्रूफ रीडिंग करता था कि अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर में किसी जगह पे कोई भी मसला पैदा हो जाए तो उसको वो करेक्ट कर देता है, प्रूफ रीड कर देता है। लेकिन रेप्लिकेशन के केस में इस तरह की कोई भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, म्यूटेशन के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। आई समझ। मेन जो म्यूटेशन है वो कहाँ पे आती है, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे आती है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन 2 तरह की होती है, रो इंडिपेंडेंट और रो डिपेंडेंट। रो इंडिपेंडेंट में ये होता है क्या, रो प्रोटीन का कोई रोल नहीं होता। रो डिपेंडेंट में रो प्रोटीन यूज़ होती है फॉर द टर्मिनेशन। अच्छा जी, किस तरह होता है ये काम, रो इंडिपेंडेंट में ये होता है कि सेल्फ कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बन जाते हैं, यानी कि जो अपना डीएनए का स्ट्रक्चर मतलब कि जो सीक्वेंस होता है ना उसका, उसी के उलट यहाँ पे सीक्वेंस लग जाते हैं। ठीक हो गया, जिसकी वजह से वो आपस में मिल जाते हैं और आपस में उनकी बॉन्डिंग हो जाती है और रेप्लिकेशन ख़त्म। किस तरह होती है मैं अभी बताता हूँ। ये फोल्ड बैक करते हैं ऑफ आरएनए इटसेल्फ। ठीक हो गया। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। बियॉन्ड इट यू सीक्वेंस होता है, मतलब कि जहाँ पे ये इस तरह एक लूप बनाएंगे ना, उसके आगे यहाँ पे यू 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 इस तरह ना सीक्वेंस होता है यू का। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है, ये वीक बॉन्डिंग होती है और सेपरेट कर देते हैं, मतलब कि जो न्यू स्टैंड बना होता है ना उसको आपस में सेपरेट कर देते हैं और ये वाला प्रोसेस रुक जाता है ट्रांसक्रिप्शन का। किस तरह होता है ये देखो, मैंने अभी जो आपको बात बताई कि ये तो बन रहा था अपना आरएनए का स्ट्रक्चर बन रहा था। आरएनए के स्ट्रक्चर के अंदर क्या हुआ कि ये वाला जो सीक्वेंस था ना, इसी का एक होमोलोगस जो स्ट्रक्चर है जो इसके साथ बॉन्डिंग करवाएगा वो वाला आगे बन जाएगा। ये जो हमने पढ़ा है ना पीछे कि सेल्फ कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनेगा, वो वाला सेल्फ कम्प्लीमेंट्री सिस्टम यहाँ पे आ जाएगा। अब ये क्या होगा, ये इसके ऊपर इस तरह मूव करेगा, इसके साथ आगे लग जाएगा, या फिर ये इसके साथ आगे लग जाएगा। ठीक हो गया, वो इस तरह लगेगा। ये देखो ए, ये वाला ए इस यू के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, जी इस सी के साथ, या सी इस जी के साथ, इस तरह बॉन्डिंग करवाएगा और ये एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक हो गया, इस तरह ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस रुक जाएगा जी। दूसरी होती है हमारी रो डिपेंडेंट। रो डिपेंडेंट में क्या होता है कि रो प्रोटीन के 2 एक्टिविटी मतलब कि डिवीजन होती हैं एक्टिविटी के लिहाज से। एक होती है हेलिकेज, एक होती है हेक्सामेनिक एटीपीज। ठीक हो गया। जो रो प्रोटीन होती है ना वो डीएनए के ऊपर तलाश करती है सी रिच साइट को। सी रिच साइट क्या होती है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया, यहाँ पे ना एक सीक्वेंस होगा जहाँ पे जाके ट्रांसक्रिप्शन रुकना है ना, वहाँ पे ना उसका सिग्नल क्या होगा, वहाँ पे सी रिच मतलब सी 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 इस तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, वो उसको तलाश करेगी रो प्रोटीन। वहाँ पे जाके जो उसकी एटीपी एज एक्टिविटी है ना उसकी मदद से वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगी। वहाँ पे जैसे ही वो अटैच होगी
उसके बाद वो क्या करेगी, टर्मिनेशन साइट पे पहुंच चुकी है तो फिर क्या होगा, वो हेलिकेज एक्टिविटी को यूज़ करते हुए डीएनए और आरएनए का जो हाइब्रिड है ना उसको सेपरेट कर देगी और आरएनए को रिलीज कर देगी और डीएनए साइड पे। ठीक हो गया, इस तरह ये टर्मिनेशन हो जाएगी। दो तरह की टर्मिनेशन हम लोगों ने पढ़ ली, रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट। उसके बाद हम दो ड्रग्स हैं, एक है रिफेम्पिन और एक है डेक्टिनोमाइसिन। रिफेम्पिन का पहले हम बताएंगे रिफेम्पिन क्या होता है। रिफेम्पिन जो है इनहिबिट करता है इनिशिएशन के प्रोसेस को। हमने 3 प्रोसेस पढ़े थे ना, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। ये इनिशिएशन को इनहिबिट करेगा बाय द बाइंडिंग विद द बीटा सब यूनिट पढ़े थे ना, सिग्मा, अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा, बीटा प्राइम और सिग्मा। ये उसको बीटा सब यूनिट को ये क्या करेगा, उसके साथ बाइंड होकर प्रिवेंट करेगा चेन ग्रोथ को बियॉन्ड द 3 न्यूक्लियोटाइड्स। हमने कब पढ़ा था ना कि पहले 2 न्यूक्लियोटाइड्स वाले बनती हैं, वो वाली डिस्कार्ड हो जाती हैं, 3 वाली बनती हैं वो डिस्कार्ड हो जाती हैं, 5 वाली बनती हैं न्यूक्लियोटाइड की चेन, वो वाली डिस्कार्ड होती है। जब 10 न्यूक्लियोटाइड तक बात पहुँचेगी फिर आरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये 3 से नहीं आगे जाने देगा उसको, तो 3 से ज़्यादा लंबी चेन बन ही नहीं सकती, जिसकी वजह से आरएनए नहीं बनेगा। ठीक हो गया, रिफेम्पिन का ये काम है। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे डेक्टिनोमाइसिन। डेक्टिनोमाइसिन जो है थेरापेटिक यूज़ फॉर द ट्यूमर कीमोथेरापी, मतलब कि ट्यूमर की जो मतलब कि रिडक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे डेक्टिनोमाइसिन को। ये क्या करेगी, इंसर्ट हो जाएगी बिटवीन डीएनए बेसिस। जो डीएनए का हम टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं ना, उसके अंदर जो डीएनए बेसिस है उसके अंदर ये इंसर्ट हो जाएगी और इनहिबिट करेगी हमारे इनिशिएशन को और इलोंगेशन के प्रोसेस को, जिसकी वजह से हमारी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी और आगे डीएनए नहीं, उसकी प्रोटीन्स नहीं बनेगी। यहाँ तक हमने प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ ली है, तो ड्रग्स भी पढ़ लिए। अब हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ेंगे। यूकैरियोट्स में जो डीएनए होता है ना उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स लगी होती हैं। वो किस तरह लगी होती हैं, ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर इस तरह बीड लाइक स्ट्रक्चर की तरह की न्यूक्लियो जो हिस्टोन प्रोटीन्स लगी होती हैं जो कि डीएनए को मजबूत बनाती है। ठीक है, कि इसके अंदर डीएनए प्लस हिस्टोन, इस डीएनए को और हिस्टोन को मिला के हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक हो गया, ये देखो न्यूक्लियोसोम्स। ठीक हो गया। अब हम 2 चीज़ें पढ़नी है, यूक्रोमेटन और हेट्रोक्रोमेटन। यूक्रोमेटन क्या होता है और हेट्रोक्रोमेटन क्या होता है। यूक्रोमेटन ये होता है कि ये सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर ना डीएनए इस तरह अजीब सी फॉर्म में पड़ा होता है, मतलब कि बिना किसी तरतीब के, तो इसको हम कहते हैं क्या है, हेट्रोक्रोमेटन। ठीक हो गया, मतलब कि कोई उसकी असेंबली नहीं है, जिस तरह दिल किया उधर ही पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। लेकिन जब हम इसको डीकंडेंस फॉर्म में लेके आते हैं तो उसे हम कहते हैं यूक्रोमेटन। यूक्रोमेटन में जब हम सेल को डिवाइड करना होता है ना, तब वो यूक्रोमेटन मतलब बनता है। वो इस तरह के, मतलब कि क्रोमोसोम स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा है, वो क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाएगा। पहले वो इस तरह का, कोई इस तरह पड़ा, इस तरह पड़ा, इस तरह पड़ा, इस तरह पड़ा, मतलब कि इर्रेगुलर फॉर्म में पड़ा होता है। तो उसको हमने रेगुलर फॉर्म में लाएंगे तो हम उसको कहेंगे कि क्या है, यूक्रोमेटन। ठीक हो गया। अब यूक्रोमेटन हेट्रोक्रोमेटन का पता चल गया, न्यूक्लियोसोम का पता चल गया। अब हम डीएनए की जो रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है कि हम ना उसको क्या करेंगे, अनवाइंड करेंगे। अनवाइंड करने के लिए हम सबसे पहले हमें न्यूक्लियोसोम को तोड़ना पड़ेगा। न्यूक्लियोसोम को तोड़ने के लिए हम एक एंजाइम यूज़ करते हैं HAT, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ये वाला एंजाइम क्या करेगा, जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती है ना उसको तोड़ देगा। तोड़ने की वजह से क्या करेगा, उसके अंदर क्या करेगा, चेंजिंग लाएगा। चेंजिंग किस तरह लाएगा, कि पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द लाइसिन को वो क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा एसिटाइलेशन के जरिए। तो उससे क्या होगा, इट्स इंट्रैक्शन विद द नेगेटिव डीएनए इज डिक्रीज। डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। इसके अंदर जो लाइसिन है उसके अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये दोनों आपस में हाईली बॉन्डेड है, तो ये उसको कम कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बॉन्डिंग ख़त्म हो जाएगी और हिस्टोन अलग हो जाएगी। समझ आई। HAT एंजाइम यूज़ होता है। और इसके ऑपोजिट दूसरा एंजाइम कौन सा है, HDAC। HDAC क्या करेगा, ये हिस्टोन डीएसाइटाइलेज है, ये हिस्टोन डी एसिटाइलेज है। ठीक हो गया। इसका काम क्या है कि ये इसके उलट काम करेगा, ये दोबारा से उसको रिस्टोर करेगा पॉजिटिव चार्ज को, जिसकी वजह से हिस्टोन का डीएनए के साथ बॉन्ड मजबूत हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम उसके बाद यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएनए यूज़ होता है ना, आरएनए पॉलीमरेज, उसकी हम टाइप्स पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज जो था वो उसकी सिर्फ एक ही टाइप थी, लेकिन इसके अंदर इसकी 3 टाइप्स हैं, 1, 2 एंड 3। जो 1 है वो बनाएगा राइबोसोमल आरएनए के 3 सब यूनिट बनाएगा, 28S, 18S, 5.8S।
ठीक हो गया। जो इसका 5S वाला है वो RNA पॉलीमरेज 3 बनाएगा, 1 वाला नहीं बनाएगा। ये MCQs पॉइंट है, अक्सर आ जाता है, ठीक हो गया। उसके साथ वो 3 वाला और क्या बनाएगा, ट्रांसफ़र RNA बनाएगा, स्मॉल न्यूक्लियर RNA बनाएगा। और जो मैसेंजर RNA जो मेन चीज़ है वो कौन सी चीज़ बनाएगी, RNA पॉलीमरेज 2 बनाएगा। किस तरह बनाएगा ये सारा प्रोसेस मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने RNA पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3 को पढ़ा। 2 को हमने कहा कि ये mRNA बनाएगा, तो हम मज़ीद अब इसको लेकर आगे चलेंगे। जो RNA पॉलीमरेज 2 है, RNA पॉलीमरेज 2 के हम प्रोमोटर्स को पढ़ेंगे, उसके हम रेगुलेटरी एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, उसके हम इन्हांसर्स को पढ़ेंगे, उसके हम इनहिबिटर्स को पढ़ेंगे, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम देखेंगे उसके प्रमोटर्स को। प्रमोटर्स RNA पॉलीमरेज 2 के जो प्रमोटर्स होते हैं वो कोर प्रोटीन एलिमेंट्स होते हैं, जो कि जो DNA का सीक्वेंस है जहाँ से इनिशिएशन होती है ट्रांसक्रिप्शन की, वहाँ पे आके लगेंगे। किस तरह लगेंगे, एक होता है इनिशिएटर पॉइंट जो कि +1 के ऊपर, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। और एक होता है डाउन स्ट्रीम लेवल पे, एक होता है अपस्ट्रीम लेवल पे। डाउन स्ट्रीम लेवल 25 पे क्या लगा होता है, डाउन स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, ठीक हो गया। जो अपस्ट्रीम पर लगा होता है वो होता है प्रिब्नो बॉक्स, हॉगनिस बॉक्स भी उसको कहते हैं, उसको टाटा बॉक्स भी कहते हैं, ठीक। उसको टाटा बॉक्स क्यों कहते हैं, TA इस तरह का सीक्वेंस वहाँ पे लगा होता है। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम कलेक्टिवली प्रमोटर्स कहते हैं। इनके ऊपर जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स लगेंगे। प्रमोटर्स के ऊपर कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लगेंगे, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स लगेंगे। और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D होगा, एक 2F होता है और एक 2H होता है। 2D का काम क्या है, वो RNA पॉलीमरेज 2 की हेल्प करता है ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सके इस प्रमोटर रीजन को। 2D का क्या काम है, वो इस प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करवाएगा। जो 2F है वो पॉलीमरेज को प्रमोटर के पास लेकर आएगा, ब्रिंग पॉलीमरेज टू द प्रमोटर, मतलब कि जो प्रमोटर रीजन है ना वहाँ पे उस पॉलीमरेज 2 को लेकर आएगा। ये उसको हेल्प करेगा कि वो रिकॉग्नाइज कर सके, ये उसको लेकर आएगा प्रमोटर रीजन के ऊपर। और जो 2H वाला है वो DNA को मेल्ट करेगा, यानी कि हेलिकेज एक्टिविटी के ज़रिए उसकी जो वाइंडिंग है ना उसको खोल देगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसकी जो रेगुलेटरी एलिमेंट्स को। रेगुलेटरी एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो प्रोक्सिमल भी हो सकते हैं, डिस्टल भी हो सकते हैं। प्रोक्सिमल और डिस्टल एलिमेंट्स का क्या मतलब है, ये DNA का स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया। यहाँ से फॉर एग्जांपल हमने ट्रांसक्रिप्शन कितनी है, यहाँ से स्टार्ट हुई ट्रांसक्रिप्शन, इसके अपस्ट्रीम पर आएंगे। अपस्ट्रीम पे जो ना जो नज़दीक होंगे उसको हम कहेंगे प्रोक्सिमल, जो दूर होंगे उसको कहेंगे डिस्टल, ठीक हो गया। जो इसमें प्रोक्सिमल जो है ना वो कितने नज़दीक हो सकते हैं, वो 200 न्यूक्लियोटाइड्स तक। मतलब कि अगर हम यहाँ से 200 न्यूक्लियोटाइड इस साइड को आते आएँ तो जहाँ तक 200 न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे ना वो होता है हमारा प्रोक्सिमल यूनिट। और उससे अहेड जो आएंगे वो होंगे डिस्टल। ये बात समझनी है, प्रोक्सिमल और डिस्टल। अब इनके ऊपर जो प्रोक्सिमल में 2 आ जाते हैं, एक होता है GC बॉक्स, एक होता है CAAT बॉक्स, और जो डिजिटल में आ जाता है वो होता है इन्हांसर एलिमेंट, ठीक हो गया। यहाँ पे लगते हैं स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। वहाँ पे क्या थे, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक हो गया। अब ये जो हमने प्रोक्सिमल और डिजिटल का पढ़ा है ना उसको हम बताते हैं कि ये जो प्रोक्सिमल है ये रेगुलेट करता है फ्रीक्वेंसी को, ठीक हो गया। और जो डिजिटल है वो हार्मोनल रेगुलेशन को, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन की रेगुलेशन करनी है उसने। अब जो अपने स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं उसकी होती हैं 2 डोमेन्स, एक होती है DNA बाइंडिंग डोमेन, एक होती है ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटिंग डोमेन। ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटिंग डोमेन क्या काम करती है, वो जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थे ना ये वाले इनको लेकर आएगी। और जो को एक्टिवेटर ऑफ HAT एंजाइम कौन सा था, जिसने जो अपनी हिस्टोन प्रोटीन थी उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था उसको कम किया ताकि वो अनवाइंडिंग ऑफ द DNA को प्रमोट कर सके। आई समझ। उसके बाद हम बात करेंगे इन्हांसर की। इन्हांसर ने क्या करना है कि ये जो RNA पॉलीमरेज 2 है ना इसके फंक्शन को इन्हांस करना है। किस तरह करेंगे, स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस होता है जो कि इन्हांस करता है रेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द RNA पॉलीमरेज 2। मतलब कि जो RNA पॉलीमरेज 2 का इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है ना उसको क्या करेगा, ये इंक्रीज़ करेगा ताकि वो इस प्रोसेस को स्पीड अप कर सके।
आगे ये कहाँ पे हो सकता है, ये अपस्ट्रीम लेवल पे भी हो सकता है, डाउनस्ट्रीम लेवल पे भी हो सकता है। तो ये किस तरह अपना रिस्पॉन्स एलिमेंट को बाइंड करवाएगा स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के ऊपर, वो इस तरह करवाएगा कि ये क्या करेगा, जो ना ये इन्हांसर का जो रिस्पॉन्स एलिमेंट होता है वो बाइंड करेगा स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के प्रमोटर के ऊपर। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा, दे लूप आर बैंड टू बाइंड विद ईच अदर। मतलब ये कि ये है डीएनए, इन्हांसर फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, इनिशिएशन यहाँ पे हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे हो रही है, तो ये ना इस तरह घूम के यहाँ पे आके लग जाएगा ताकि वो इस प्रोसेस को इन्हांस करा सके। बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, उसके बाद हम इनहिबिटर्स को पढ़ेंगे। इनहिबिटर जो है ना अल्फ़ा एमेंटेनिन। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे इनहिबिटर्स को। सबसे पहला इनहिबिटर जो है वो अल्फ़ा एमेनिटिन फ्रॉम मशरूम। ये क्या करेगा, बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ और इनहिबिट करेगा एमआरएनए की सिंथेसिस को। एमआरएनए नहीं बनेगा तो आगे प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होनी है। अच्छा जी, ये हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ लिया है। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन की, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए के अंदर कौन कौन सी मॉडिफिकेशन की जा सकती हैं। 3 तरह के आरएनए थे, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और मैसेंजर आरएनए। तीनों में अलग अलग मॉडिफिकेशंस होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राइबोसोमल आरएनए की। राइबोसोमल आरएनए का सबसे पहले जीन होता है जिसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज 1 लगा होता है, जो कि हमें पता है कि आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है राइबोसोमल आरएनए के 3 यूनिट्स में होता है, 28S, 5.8S और 18S। ठीक हो गया। सबसे पहले बनेगी प्री राइबोसोमल आरएनए, उसके ऊपर राइबो न्यूक्लियोसिस एंजाइम एक्ट करेंगे जो कि दरमियान में जो नॉन कोडिंग पार्ट्स हैं उनको अलग कर देंगे और ये 3 सब यूनिट बन गए राइबोसोमल आरएनए के। ठीक हो गया। ट्रांसफ़र आरएनए आपको मैं बुक से करवा देता हूँ। ट्रांसफ़र आरएनए के अंदर जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होती है ना वो इस तरह होती है कि जो अपना 5 प्राइम एंड होता है ना उसके ऊपर 16 न्यूक्लियोटाइड की चेन लगी होती है जो कि अजाफी होती है, हमने उसको रिमूव करना होता है। ये वाली हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद ये जो अपना एंटी कोडोन लूप है इसके अंदर भी 14 न्यूक्लियोटाइड का इंट्रॉन अजाफी फजूल में पड़ा होता है, हमने उसको भी रिमूव करना होता है। दूसरी ये होगी। तीसरी मॉडिफिकेशन यहाँ पे होती है जो अपना 3 प्राइम एंड होता है ना, यहाँ पे यूरासेल 2 लगे होते हैं, लेकिन हमने उसको तोड़ के उसकी जगह पर हम लगाना होता है CCA सीक्वेंस। CCA सीक्वेंस जो कि अमाइनो एसिड को कैरी करके लेके आता है साइटोसोल से। उसके बाद चौथी मॉडिफिकेशन ये होती है कि हमने ये जो लूप्स होते हैं ना इनके अंदर हमने कुछ अजाफी अपनी तरफ से बेसिस, अनयूजुअल बेसिस जो है वो ऐड करवानी होती हैं। ये 4 पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन जो है ट्रांसफ़र आरएनए में होती है। ट्रांसफ़र आरएनए की आपको समझ आ गई है, मैंने बुक से करवा दिया। अब मैं आपको मैसेंजर आरएनए की बात बताता हूँ। मैसेंजर आरएनए जो होता है ना ये हमारा मेन आरएनए होता है। ठीक हो गया। इसका एक होता है 5 प्राइम एंड, एक होता है 3 प्राइम एंड। अच्छा जी, जो इसका 5 प्राइम एंड होता है ना वहाँ पे हमारे पास लगा होता है गैमा फास्फोराइल ग्रुप। ठीक हो गया। हम उस गैमा फास्फोराइल ग्रुप को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम प्री एमआरएनए। उसको रिमूव करने के बाद हम कौन सी चीज़ ऐड करते हैं, 5 मिथाइल ग्वानोसिन। ये 5 मिथाइल ग्वानोसिन का जो 5 प्राइम एंड होता है ना वो प्री मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम एंड के साथ 5 to 5 ट्राईफॉस्फेट लिंकेज के ज़रिए मिलता है। ठीक हो गया। इसके मिलने की वजह से वो एक कैप के तौर पर काम करता है जो कि रेजिस्टेंट होता है टू द न्यूक्लियोसिस, ताकि वो इसको मज़ीद तोड़ ना सके। समझ आ गई? अगर नहीं समझ आई तो उसको रिवाइंड करके सुन लेना, मेन कॉन्सेप्ट है। अच्छा, जब ये लग जाएगा, ठीक हो गया, उसके बाद उसकी होगी मिथाइलेशन। मिथाइलेशन कौन सी चीज़ करवाएगी, एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन। बायोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया। एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन उसकी मिथाइलेशन करवा देगा, इसके वजह से बन जाएगा 5 मिथाइल ग्वानोसिन। अच्छा जी, आगे आ गया अपना एडिशन ऑफ पॉली ए टेल एट 3 प्राइम एंड। मतलब कि 3 प्राइम एंड के ऊपर ना ये वाला सिग्नल आएगा AAUAA। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये सिग्नल होता है फॉर द पॉली ए टेल। उसके बाद क्या होगा, 40 to 250 एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट आर अटैच टू द 3 प्राइम एंड। मतलब कि 3 प्राइम एंड जो होता है ना, फॉर एग्जांपल ये डीएनए, ये आरएनए। ठीक हो गया। आरएनए का ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है। यहाँ पे ए इस तरह ना काफ़ी सारे ए लगे होते हैं, इसको हम कहते हैं पॉली ए टेल। हम बात करेंगे स्प्लाइसिंग की। स्प्लाइसिंग क्या होता है?
स्प्लाइसिंग ये होता है कि जो हमने मैसेंजर आरएनए बनाया है ना, उसके अंदर एक होता है इंट्रॉन, एक होता है एक्सोन। इंट्रॉन जो होता है, एक्सोन जो होता है ना, वो होता है हमें जो कि कोड करता है प्रोटीन। इसके अंदर सिग्नल होते हैं कि कौन सी प्रोटीन लेके बनानी है हमने। लेकिन जो इंट्रॉन होता है ये फजूल में बीच में फंसा होता है, हमने इसको अलग करना है। ठीक हो गया। इसको हम अलग किस तरह करेंगे, ये देखें, एक्सोन है, फिर इसके साथ एक्सोन है, ये आ गया इंट्रॉन। ठीक हो गया। ये फजूल वाला, ये एक्सोन है, ये एक्सोन है, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए। हम इसको ना बीच में से माइनस कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। ये वाला प्रोसेस मैं आपको अभी बुक से पढ़ा देता हूँ, वो अच्छी सी डायग्राम बनी हुई है, तो वहाँ से मैं आपको पढ़ा देता हूँ ये वाला। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग मैं आपको बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो ज़रा फोकस कर लेना, थोड़ा सा ना स्क्रीन का इशू चल रहा है इसका। अच्छा जी, ये सबसे पहले हमने पढ़ा है कि mRNA बन गया, प्री प्रो mRNA इसको कहते हैं। इसका एक एक्सोन है, दूसरा एक्सोन है, दरमियान में इंट्रॉन है। हमने इंट्रॉन को निकालना है, एक्सोन दोनों को आपस में मिलाना है। तो किस तरह करेंगे ये? अच्छा जी, इंट्रॉन का एक पार्ट है सप्लाइज डोनर पार्ट और एक है सप्लाइज एक्सेप्टर पार्ट। इन दोनों का बहुत रोल है इसके अंदर। किस तरह है? इस mRNA के ऊपर प्रोटीन्स एक्ट करेंगी, SNRNPs। ये 4 तरह की प्रोटीन्स होती हैं, 5 तरह की, U1, U2, U4, U5 एंड U6। इसके अंदर U3 नहीं होती। ठीक हो गया। ये वाली प्रोटीन्स इसके ऊपर एक्ट करेंगी और ATP आएगा। ठीक हो गया। ATP यूज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से ये स्प्लाइसोसोम जो है इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्प्लाइसोसोम। ठीक हो गया। यहाँ से जो U1 और जो अपनी U4 है वो निकल जाएगी, बाकी सारी इसके साथ लगी रह जाएंगी। अब होगा क्या? अब ये जो 2 प्राइम हाइड्रोक्सल एंड है ए साइड का, ये अटैक करेगा। कहाँ पे करेगा? ये जो इंट्रोन का ये वाला पार्ट है ना, जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है, सप्लाइज डोनर पार्ट। ठीक हो गया। सप्लाइज डोनर के पार्ट के ऊपर वो एक्ट करेगा। एक्ट करने के बाद 2 प्राइम से 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाकर क्या बना देगा? लेरिएट बना देगा। ये देखो लिखा हुआ है लेरिएट। ठीक हो गया। ये वाला लेरिएट बना देगा और ये वाला जो है एक्सोन, इसका पार्ट ये वाला अलग से हो जाएगा। ठीक हो गया। ये एक्सोन अलग हो गया, ये देखो अलग हो गया। अब क्या होगा? अब हमने ये वाला बॉन्ड भी तोड़ना है, तो किस तरह करेंगे? ये एक्सोन 1 का जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है, कौन सा हाइड्रोक्सल ग्रुप? 3 प्राइम हाइड्रोक्सल ग्रुप है। ये अटैक करेगा 5 प्राइम पी ग्रुप ऑफ द सप्लाइज एक्सेप्टर साइट। ये थी ना हमारी सप्लाइज एक्सेप्टर साइट, ये वाली, इसके ऊपर ये अटैक करेगा। यहाँ पे इसने अटैक किया, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट के ये इसके साथ जुड़ गया। तो उससे क्या होगा? ये एक्सोन दोनों आपस में मिल गए, ये वाला इंट्रॉन अलग से निकल गया। ठीक हो गया। ये इसको हम कहते हैं लेरिएट, इसको कहते हैं मैच्योर mRNA। और यहाँ से जो बाकी मानदा जो U1, U2, U4, U5, 6 जो सारे वो वाली स्नैप प्रोटीन्स वो भी निकल जाती हैं। तो ये टोटल हमारा है स्प्लाइसिंग का प्रोसेस।